कुछ देर बाद, मानो कुछ खोजते हुए, वह एक जगह पर पहुंचा, एक अतिरिक्त अघोर चाकू निकाला और जमीन पर एक खाली जगह साफ कर दी। जैसे ही मिट्टी हटाई गई, पत्थर की सीढ़ियों का एक छोटा सा समूह दिखाई देने लगा। द्वारका की आंखें चमक उठीं, यही तो है। लगातार मिट्टी और खरपतवार हटाते रहने के लगभग आधे घंटे बाद 1 दर्जन से अधिक सीढ़ियां दिखाई दी। सबसे ऊपर, लगभग 2 मीटर लंबी एक छोटी पत्थर की वेदी थी, जो बिल्कुल सामने रखी थी। ये पूरी तरह से साधारण नीले पत्थर से तराशी गई थी, बहुत ही खुरदरी, जिसमें कोई विशेष विशेषता नहीं थी। द्वारका सीढ़ियों के नीचे लौट आया, 3 लंबी अगरबत्तियां निकाली और उन्हें जलाते हुए कुछ बुदबुदाया। वह धीरे धीरे पत्थर की वेदी तक गया और अगरबत्तियां उसमें गाड़ दी। तभी मीरा ने देखा कि पत्थर की वेदी पर पहले से खोदे गए 3 छेद थे, जो निश्चित रूप से धूप रखने के लिए ही बनाए गए होंगे। जमीन से खोदी गई पत्थर की वेदी और धूप रखने की जगह देखकर लड़की आश्चर्यचकित रह गई, और तभी उसके कानों में एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। उद्धरण चिन्ह ... विद्वान द्वारका, मैं यहाँ अपने पूर्वजों के आशीर्वाद के लिए हार्दिक प्रार्थना करता हूँ। विद्वान। मीरा की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं। उसने द्वारका के इस संप्रदाय प्रमुख के बारे में पहले सुना था, वह प्रतिशोधी और बेहद क्रूर स्वभाव का माना जाता था। हालांकि वह पूरी तरह से निर्दयी नहीं था, लेकिन उससे बहुत दूर भी नहीं था। फिर भी, वह खुद को विद्वान बताता था। आखिर वह विद्वान जैसा कैसे था? जब वह सोच रही थी, तभी उनके सामने स्थित दिव्य क्षेत्र में मानो उसकी धूप की भेंट ग्रहण हो गई हो, और भोर की तरह बहने वाली आकृतियां उभर उठीं। अगले ही पल, पत्थर की सीढ़ियों का अंत और सामने की पहाड़ी घने कोहरे से जुड़ गए। जैसे ही कोहरा छटा, सबके सामने एक अजीब सा द्वार प्रकट हो गया। ये सचमुच त्रिरंगी भूमि है। मीरा इतनी हैरान थी कि कुछ बोल नहीं पाई। पोर्टल के चारों ओर से चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकली, जिसमें ठीक 3 रंग थे, न ज्यादा न कम। चल द्वारका ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और सबसे पहले अंदर चली गई। सभी ने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरे खुशी से भर गए, और सब उसके पीछे पीछे चल दिए। पोर्टल के पीछे एक छोटी सी घाटी थी, जो प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई थी। अंदर प्रवेश करते ही मीरा ने कई बहुमूल्य औषधीय जड़ी बूटियां देखीं, जो सभी 1000 साल से अधिक पुरानी थीं। लड़की उत्साहित थी। बाकी सब बातों को एक तरफ रख दे तो केवल इन कुछ औषधीय जड़ी बूटियों ने ही इस यात्रा को सार्थक बना दिया। प्रभाव और बाकी लोगों की आंखें भी चमक रही थीं। जैसे ही वे उन्हें उठाने वाले थे, द्वारका ने उन्हें रोक दिया। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो विपिन जरूर आएगा। चलो घात लगाकर हमला करते हैं। जैसे ही वह अंदर आएगा, हम उसे मार देंगे और फिर तुम जो चाहो ले सकते हो। अच्छा, ये जानते हुए कि खजाना उनके ठीक सामने था, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं थी। प्रभा और बाकी लोगों ने सिर हिलाया, अपने अपने हथियार निकाले और दरवाजे के पीछे छिप गए। इतने सारे विशेषज्ञों के एक साथ घात लगाकर हमला करने पर स्टेलर रिवर 3rd टियर पीक की तो बात ही छोड़िए, स्टार रिवर 6th लेवल पीक भी पल भर में नष्ट हो जाएगी। द्वारका का अनुमान सही निकला। उनके छिपने के कुछ ही क्षण बाद अचानक एक आकृति प्रकट हुई। वह विपिन था, जो उनका पीछा करते हुए आया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि द्वारका इतना आत्मविश्वासी था, वह पहले से ही कई रहस्य जानता था। एक आह भरते हुए विपिन अंदर जाने ही वाला था कि तभी वह रुक गया। ये जानते हुए कि मैं निश्चित रूप से उनका पीछा करूंगा, वे अंदर छिपकर घात लगाएंगे। द्वारका मूर्ख नहीं था। ये जानते हुए कि विपिन से उसका सुलह संभव नहीं है, वह निश्चित रूप से अंदर छिपकर आराम से प्रतीक्षा करेगा। यदि विपिन इस तरह अंदर आता, तो वह घिर सकता था और उस पर हमला हो सकता था। लेकिन उसे इस तरह जाने देना बहुत ही घटिया लगता था। आखिरकार एक बार जब द्वारका को खजाने मिल जाएंगे और वह स्टेलर रिवर के 7वें चरण में प्रवेश कर जाएगा, तो उसे मारना इतना आसान नहीं होगा। मैं निश्चित रूप से इसे अकेले नहीं कर सकता, अगर कुछ और लोग आ जाएं, तो शायद कुछ हो सकता है। एक विचार के साथ विपिन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, धुंध की ओर 2 कदम बढ़ाए और धीरे से अपनी उंगली से इशारा किया। पलक झपकते ही अनगिनत नियति मूल शक्ति उसमें समाहित हो गई। मूल 3 रंगों का प्रकाश तुरंत चकाचौंध करने लगा और हवा में बहते पानी जैसी लहरदार आकृतियां बनाने लगा। ये सब करने के बाद विपिन हल्के से कांप उठा, और वेश बदलने की शक्ति ने उसके चेहरे और रूप को पूरी तरह से बदल दिया, जिससे वह हल्के पीले रंग वाले एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति में बदल गया। ऐसा करने के बाद उसे कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि वह वहीं खड़ा होकर इंतजार कर रहा था। उसकी शक्ति से 3 रंगों का प्रकाश चारों दिशाओं में फैल गया, जिससे निश्चित रूप से कई लोग सतर्क हो गए।
इस बार अनगिनत विशेषज्ञ दिव्य क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। कुछ ही स्टार रिवर छठे स्तर के विशेषज्ञ आ जाएं तो द्वारका कोई परेशानी नहीं खड़ी कर पाएगा। दरअसल तेजी से कदमों की आहट सुनाई दी और 15 मिनट से भी कम समय में 1 दर्जन से अधिक लोग आ गए। इन लोगों ने प्रकाश देखा लेकिन आगे नहीं बढ़े। इसके बजाय उन्होंने सतर्कता से चारों ओर देखा। 3 रंगों की भूमि में खजाने अवश्य होंगे और वे कुछ भी हासिल करने से पहले ही मारे जाना नहीं चाहते थे। विपिन ने अपना सिर घुमाकर भीड़ की ओर देखा। कुल 12 लोग थे। 2 सबसे शक्तिशाली साधक अभी अभी तारा नदी के छठे स्तर पर पहुंचे थे। बाकी अधिकांश लोग तारा नदी के चौथे और 5वें स्तर पर थे। हालांकि वे कमजोर नहीं थे, फिर भी द्वारका के समूह से काफी पीछे थे। सभी को नमस्कार, मैं शेखर सिंह हूं, एक स्वतंत्र साधक। मुझे ये स्थान संयोगवश मिला। मेरी साधना का स्तर कम है, इसलिए मैं अकेले इस पर दावा करने का साहस नहीं कर सकता। मैं आप सभी के साथ मिलकर इसकी खोज करना चाहता हूं। प्राप्त होने वाले सभी खजाने हम सभी में समान रूप से बांटे जाएंगे। आप सभी का क्या विचार है? अधिकांश लोगों को आते देख विपिन ने पीछे मुड़कर हल्की सी मुस्कान दी। क्या आप हमारे साथ साझा करने को तैयार हैं? ठीक है, अगर आप तैयार हैं तो बेहतर होगा। हमें बस आपको मारना नहीं पड़ेगा। ये सुनकर पहले से सतर्क भीड़ ने एक दूसरे को देखा और धीरे धीरे आगे बढ़ी। भाई शेखर सही कह रहे हैं। त्रिरंगी अब भूमि में अनगिनत खजाने हैं। एक व्यक्ति निश्चित रूप से उन सबको नहीं ले जा सकता। हमारा गठबंधन वास्तव में एक अच्छी बात है। स्वर्गीय आदेश का दिव्य क्षेत्र खतरों से भरा है। अगर कोई हद से ज्यादा लालची हो जाए तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। भाई शेखर सचमुच एक समझदार अमर गुरु है। मैं सहमत हूँ। स्टार रिवर 6th लेवल के 2 सबसे मजबूत विशेषज्ञ सबसे पहले इस बात से सहमत हुए। उत्कृष्ट। अपनी शिक्षिका की यह बात सुनकर मीरा उत्साह से भर उठी। यदि उनके शिक्षक को कोई सफलता प्राप्त हो जाती है तो उनका पूरा बांस वन संप्रदाय प्रमुखता में आ जाएगा और 1000 मील के दायरे में सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक बन जाएगा। स्वर्गीय नीली घास इस स्तर की आध्यात्मिक औषधि है जिसमें पहले से ही अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। इसे सीधे तोड़ा नहीं जा सकता, अन्यथा यदि इसे कोई हानि महसूस होती है तो इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा सीधे विषाक्तता में परिवर्तित हो जाएगी, जिससे ये बेकार हो जाएगी। रोशन उत्साहित तो था, लेकिन उसे कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में गंभीरता झलक रही थी। आध्यात्मिक ऊर्जा से युक्त आध्यात्मिक औषधि को जबरदस्ती नहीं तोड़ा जा सकता, अन्यथा एक ही विचार से यह विषैली हो सकती है, और अगर तोड़ भी ली जाए तो यह कोई बेहतरीन औषधि नहीं होगी बल्कि विपत्ति लाएगी। तो फिर मीरा ने यह बात पहली बार सुनी, उसकी आंखों में हैरानी छा गई। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा बांस वन संप्रदाय पंचतत्वों के वन से संबंधित है और हम आध्यात्मिक औषधि से संवाद करने में जन्मजात रूप से कुशल हैं। हमारे पास बांस तोड़ने की एक विशेष विधि भी है। जब तक मैं इसे सावधानीपूर्वक लागू करूंगा, मुझे निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आप मेरी रक्षा कर सकते हैं और कुछ सीख भी सकते हैं। रोशन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, आगे की ओर उछला और कलाई घुमाते ही एक जैड की बोतल निकाल ली। उसने धीरे से उसका ढक्कन खोला और तुरंत ही उसके भीतर से एक समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा फैल गई। उसे इतना आत्मविश्वासी देखकर मीरा ने राहत की सांस ली, अपने दोनों हुक निकाले और उसके बगल में पहरा देने लगी। रोशन ने जैड की बोतल की सामग्री को दिव्य नीले घास की पत्तियों पर टपकाया। पलक झपकते ही समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा पत्तियों की नसों के साथ प्रवाहित हुई और आध्यात्मिक औषधि में समा गई। ये है दिव्य जैड आदिम मूल सार। क्या इसका उपयोग खेती में सुधार के लिए उपभोग के लिए नहीं किया जाता है? मीरा असमंजस में थी। दिव्य जैड आदिम मूल सार जो उनकी जैड की बोतल में रखा था, बांस वन संप्रदाय में तो दूर, पूरे जैनिथ राजवंश में भी अत्यंत मूल्यवान माना जाता था। उनकी साधना के अनुसार इसकी एक बूंद को भी पूरी तरह से शुद्ध होने में 1 महीना लग जाता था। क्या इसे सीधे स्पिरिट मेडिसिन पर टपकाना बहुत अधिक अपव्ययपूर्ण नहीं था? फिजूल खर्ची। रोशन ने सिर हिलाते हुए कहा, ध्यान से देखो। मीरा ने हैरानी से देखा कि दिव्य जैड आदिम मूल सार, जिसे परिष्कृत करना उसके लिए भी कठिन था, पूरी तरह से समाहित हो चुका था, एक बूंद भी शेष नहीं बची थी। स्वर्गीय नीला घास, जो कुछ क्षण पहले कुछ धूसर हरा था, अब चमकीले हरे रंग का, पूरी तरह से पन्ना जैसा, किसी अनमोल रत्न की तरह दिखाई दे रहा था। इसे पाने की इच्छा में ये पहला कदम है, आत्मा को लुभाना।
रोशन ने मुस्कुराते हुए समझाया, उच्च गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक औषधि का उपयोग करते समय सबसे पहले उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकताओं का पता लगाना चाहिए और फिर उन्हें एक निश्चित सीमा तक संतुष्ट करना चाहिए। इस तरह आप उसकी स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा चरण दिखाता हूँ। इसके बाद संप्रदाय प्रमुख रोशन ने एक जेड बॉक्स निकाला, उसमें एक छोटा सा गड्ढा खोदा और उसे स्वर्गीय नीली घास से 1 फुट से भी कम दूरी पर रख दिया। फिर उन्होंने उसमें कुछ मिट्टी भर दी। रोशन, ये दूसरा चरण है, घास की तलाश। घास के लिए मछली पकड़ना। मीरा को समझ नहीं आया। चूंकि इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा है, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से हिलेगी और अपने आप भागने की कोशिश करेगी। इसे जबरदस्ती खोदकर निकालने से इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसे अपने आप आने दें तो आप इस स्थिति से बच सकते हैं। रोशन के बोलते ही उसने दोबारा जैड की बोतल उठाई और उसमें दिव्य जैड आदिम मूल सार की एक बूंद मिट्टी में टपका दी। पलक झपकते ही भरपूर आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकल आई। फिर उसने अपनी उंगली युआन सार की एक और बूंद में डुबोई और स्वर्गीय नीली घास और जैड की बोतल के बीच एक हल्की, लगभग अदृश्य सी खाई खींच दी। मानो युआन सार की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करते हुए स्वर्गीय नीली घास के पत्ते सूरजमुखी की तरह मुड़ गए। अगले ही क्षण एक मोटी जड़ मिट्टी से बाहर निकली और चुपचाप नाले की ओर बढ़ गई। ये झट से नाले को छू गया और पूरा पौधा उत्साह से झूम उठा। फिर इसकी सारी जड़ें एक साथ बाहर निकल आईं और यह एक चोर की तरह धीरे धीरे जेड बॉक्स की ओर बढ़ने लगा। वास्तव में मीरा उत्साह से भर उठी थी। ये पहली बार था जब उसने स्पिरिट मेडिसिन को हिलते डुलते देखा था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसे वास्तव में संप्रदाय के गुरु ने लुभाकर बुलाया था। जैसे ही यह जेड बॉक्स में प्रवेश करने वाला था, स्वर्गीय नीली घास को मानो कुछ पता चला और वह अचानक हिल गई। हुश की आवाज के साथ वह दूर भाग गई। रोशन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने जल्दी से उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को क्रोधित करने का डर था। जब वह हिचकिचा रहा था तभी पास से एक हाथ नीचे आया। तुरंत ही उसने देखा कि भागती हुई स्वर्गीय नीली घास हथेली में जकड़ी जा रही है, बुरी तरह छटपटा रही है लेकिन बच नहीं पा रही है। द्वारका संप्रदाय के नेता, जल्दी छोड़ दो। किसने पहल की? ये देखकर रोशन थोड़ा चिंतित हो गया। ये द्वारका के अलावा और कोई नहीं था। अगर मैं इसे छोड़ दूं तो ये भाग जाएगा। द्वारका ने औपचारिकताएं निभाने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने अपनी जेब से एक जैड का डिब्बा निकाला और पौधे को उसमें रखने लगे। द्वारका की इस लापरवाही को देखकर रोशन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अगर तुम इसे इतनी जोर से पकड़ोगे तो भले ही तुम्हारे हाथ में आध्यात्मिक औषधि आ जाए, इसके औषधीय गुण नष्ट हो जाएंगे। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो देखो, दिव्य नीली घास तो पहले ही भूरी पड़ चुकी है। मीरा ने जल्दी से देखा और सचमुच द्वारका के हाथ में आए आध्यात्मिक औषधि किसी समय फिर से धूसर हरे रंग की हो गई थी, उसकी चमक फीकी पड़ गई थी। द्वारका की आंखों में थोड़ी हैरानी झलक उठी, मानो उसने ऐसी स्थिति के बारे में पहली बार सुना हो। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई दिव्य नीली घास पर नजर डाली और उसे थपथपाते हुए कहा, तुम्हें बेइज्जत कर रहा हूं, है ना? अभी भी वापस नहीं बदल रहा। रोशन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जैसे ही वह कहने वाला था कि वह बेवकूफी कर रहा है, उसने देखा कि धूसर रंग की स्वर्गीय नीली घास एक शरारती बच्चे की तरह लहरा रही है और फिर वह पन्ना हरे रंग में बदल गई। अब सब ठीक है। द्वारका ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, आध्यात्मिक औषधि को जैड के डिब्बे में रखा, मुड़ी और चली गई, पलक झपकते ही गायब हो गई। रोशन की आंखें चौड़ी हो गईं, एक थप्पड़ और सब ठीक। ये कैसे मुमकिन है? क्या स्वर्गीय नीली घास भी कमजोरों को धमकाती है और ताकतवरों से डरती है? खांसी खांसी। उसे अभी भी उसी बात पर सोचते देख उसके बगल में खड़ी मीरा खुद को रोक नहीं पाए और बोली, गुरुजी, द्वारका संप्रदाय के नेता ने आध्यात्मिक औषधि छीन ली है। हाँ, यही मेरी आध्यात्मिक औषधि है द्वारका, इसे मुझे वापस दे दो। तभी रोशन ने गुस्से से कांपते हुए प्रतिक्रिया दी। उसने इस घास को बाहर निकालने के लिए दिव्य जैड आदिम मूल सार की 2 बूंदें ही खर्च कर दी थीं, लेकिन दूसरे पक्ष ने बस उसे थप्पड़ मारकर ले लिया। जैसे जैसे वह इसके बारे में सोचता गया, उसका गुस्सा बढ़ता गया। खुद पर काबू न रख पाने के कारण वह उसके पीछे दौड़ पड़ा। कुछ कदम चलने के बाद भी वह खोज रहा था जब उसने द्वारका को झाड़ियों में बैठकर एक आध्यात्मिक औषधि खोदते हुए देखा। इस समय संप्रदाय प्रमुख द्वारका अत्यंत सावधानी से अपनी सांस रोके हुए थे। उनके सामने हल्के लाल रंग की फीनिक्स ब्राउन घास थी। फीनिक्स ब्राउन ग्रास हालांकि लोगों को उनकी साधना में सुधार करने में सक्षम नहीं है,
लेकिन उपचार में इसका उत्कृष्ट प्रभाव है। ये हेवनली एज्योर ग्रास के समान ही कीमती है, हालांकि मूल्य के मामले में यह उससे कहीं कमतर है। स्वर्गीय नीले घास को थप्पड़ मारकर और पीटकर भी फीनिक्स क्राउन घास के प्रति ऐसा रवैया दिखाने पर रोशन का गुस्सा बढ़ता ही गया। खुद को रोक न पाने के कारण उसने द्वारका के उठे हुए पिछले हिस्से पर लात मार दी। धड़ाम। द्वारका संप्रदाय के नेता को किसी के अचानक हमले की उम्मीद नहीं थी। अप्रस्तुत होने के कारण वह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़े और कीचड़ में मुंह के बल गिर पड़े। जिस फीनिक्स क्राउन ग्रास को वह पकड़ने ही वाला था, वह उससे चौंक गई और तुरंत अपनी जड़ें छोड़कर भाग गई और हरी भरी घास में गायब हो गई। रोशन, तुम क्या कर रहे हो? जमीन से उठने के लिए संघर्ष करते हुए द्वारका ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और वह अपनी दहाड़ को दबाने में असमर्थ था। वह आखिरकार इस आध्यात्मिक औषधि को तोड़ने ही वाला था कि तभी दूसरे पक्ष ने उसे डराकर भगा दिया। वह आखिर कर क्या रहा था? मैं क्या कर रहा हूँ? क्या तुम्हें नहीं पता? मुझे वो दिव्य नीली घास सौंप दो। रोशन ने फटकार लगाई। ये कौन सी दिव्य नीली घास है? द्वारका उलझन में दिखी। अभी भी दिखावा कर रहे हो? रोशन अभी कुछ कहने ही वाला था कि उसे अपनी आस्तीन खींचने का एहसास हुआ। मीरा थोड़ी घबराई हुई सी पास आए और बोली, संप्रदाय के गुरु, उसके पास एक हाथ है। जिसने औषधि की गोली छीनी थी, उसके पास तो दो हाथ थे। रोशन स्तब्ध रह गया। तभी उसे याद आया कि पिछले द्वारका ने एक हाथ से औषधि की गोली पकड़ी थी और दूसरे हाथ से थप्पड़ मारा था, यानी सचमुच दोनों हाथों का इस्तेमाल किया था। लेकिन इस द्वारका की बांह जड़ से कटी हुई थी और उसका संतुलन बिगड़ा हुआ था, इसलिए उसे लात मारकर गिरा दिया गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने वाकई गलत व्यक्ति को पकड़ लिया हो? रोशन हक्का बक्का रह गया। संप्रदाय के नेता रोशन, आप क्या कर रहे हैं? वह असमंजस में था, जबकि उसके सामने स्थित द्वारका जितना अधिक इसके बारे में सोचता गया, उतना ही क्रोधित होता गया और अंततः क्रोध से फट पड़ा। मुझे खेद है, द्वारका संप्रदाय प्रमुख, मैंने अभी अभी आपको किसी और के लिए गलत समझ लिया था। रोशन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। मुझे किसी और के लिए समझ लिया? आखिर हुआ क्या? द्वारका गुस्से से भरा हुआ था, फिर भी उसने खुद को रोक लिया। बात कुछ इस तरह है, रोशन ने जल्दी से समझाया कि वह स्वर्गीय नीली घास को लुभाने ही वाला था, लेकिन दूसरे पक्ष ने उसे छीन लिया। तो ये बात है। द्वारका को अचानक समझ आ गया और उसने उत्सुकता से देखा, तुमने कहा था कि दिव्य जैद आदिम मूल सार स्वर्गीय नीले घास को लुभा सकता है। यह आखिर है क्या? क्या मैं इसे देख सकता हूँ? बिल्कुल। रोशन पहले से ही दोषी महसूस कर रहा था, और यह सुनकर कि वह अभी भी प्रायश्चित कर सकता है, उसने तुरंत जैद की बोतल निकाली और आगे बढ़ा दी। हालांकि दिव्य जैद आदिम मूल सार अनमोल था, फिर भी बांस वन संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख होने के नाते उनके पास इसकी काफी मात्रा मौजूद थी। अभी 2 बूंदे सेवन करने के बाद भी लगभग 8 बूंदें बची थीं, जो औषधीय गोलियां बनाने और खेती करने दोनों में बहुत सहायक थीं। द्वारका ने जैद की बोतल उठाए, ढक्कन खोला और अंदर झांक कर देखा, जिससे उसे यकीन हो गया कि अंदर का आध्यात्मिक तरल सचमुच कीमती है। जैसे ही वह उसे वापस रखने ही वाला था, उसे अचानक कुछ दिखाई दिया और वह चिल्ला उठा, ये वही व्यक्ति है जिसने मेरा रूप धारण किया था। कहाँ? रोशन ने जल्दी से उसकी उंगली का पीछा किया, लेकिन वह दूरी सुनसान थी, वहां किसी के होने का कोई आभास नहीं था। संप्रदाय प्रमुख। वह सोच रहा था कि कहीं उसकी आंखों को धोखा तो नहीं हो रहा है और इसीलिए उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी उसने मीरा की घबराहट भरी चीख सुनी। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर झट से अपना सिर घुमाया तो देखा कि एक हाथ वाला द्वारका दिव्य जैद आदिम मूल सार को पकड़े हुए पहले ही भाग चुका था। जाते हुए हाथ हिलाते हुए बोला, आध्यात्मिक तरल के लिए संप्रदाय प्रमुख रोशन, आपका धन्यवाद। आप। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और रोशन लगभग बेहोश हो गया। इतने समय बाद 2 भुजाओं वाला और 1 भुजा वाला दोनों ही नकली निकले। विपिन, जब तक तुम मर नहीं जाते, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये सोचकर कि स्वर्गीय नीली घास और दिव्य जैद आदिम मूल सार दोनों ही उसके लिए अत्यंत मूल्यवान थे, रोशन इतना क्रोधित हो गया कि वह पागलपन की हद तक पहुंच गया। एक प्रतिष्ठित स्टार रिवर 6th लेवल विशेषज्ञ के रूप में ये पहली बार था जब उन्हें इस तरह धोखा दिया गया था, और वह भी लगातार 2 बार। जैसे जैसे वह इसके बारे में सोचता गया, उसका गुस्सा बढ़ता गया। उसने दवा की गोलियों की तलाश करना छोड़ दिया और उनके पीछे दौड़ पड़ा। एक छोटी सी कच्ची ढलान पार करने के बाद आसपास का इलाका सुनसान था, किसी का कोई निशान नहीं था। जैसे जैसे वह इसके बारे में सोचता गया, उसका गुस्सा बढ़ता गया।
जब वह असमंजस में था तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, संप्रदाय प्रमुख रोशन, आप यहाँ क्यों हैं? क्या आपने उस विपिन को देखा है? हो सकता है उसने मेरा वेश धारण किया हो, इसलिए सावधान रहें। उसने झट से अपना सिर घुमाया और तुरंत अपने सामने एक हाथ वाली द्वारका को खड़ा देखा, जिसने अभी अभी उसका सामान छीना था। तुम आखिर हो कौन? रोशन ने दूसरे पक्ष को जान से मार डालने की इच्छा को दबाया और फटकार लगाए। क्या तुम मूर्ख हो? बेशक मैं द्वारका हूं। हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं, यकीनन तुम मुझे अब पहचान भी नहीं सकते। द्वारका ने आंखें घुमाई। ऐसा नहीं है कि मैं आपको पहचानता नहीं हूं, बात यह है कि अभी अभी किसी ने आपका रूप धारण करके मेरी हेवनली एजोर ग्रास और दिव्य जैद आदिम मूलसार चुरा ली है। उसका रवैया देखकर रोशन ने तुरंत स्पष्टीकरण दिया। ये काम विपिन ने ही किया होगा। हमें उसे मार डालना चाहिए। द्वारका ने अपनी आंखें सिकुड़ी, अपनी कलाई घुमाई और उसकी हथेली में एक अघोर चाकू प्रकट हुआ। अपना हथियार निकालो। अगर तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता हो तो तुरंत हमला करो। अच्छा, रोशन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाथ हिलाकर। तुम पहले जाओ। अच्छा, द्वारका ने जवाब दिया और आगे बढ़ा। 2 कदम चलने से पहले ही उसे अपने पीछे एक तेज आवाज सुनाई दी, जिससे वह चौंक गया और तेजी से पीछे हट गया। तभी उसे एहसास हुआ कि रोशन ने 2 हुक पकड़े हुए उन दोनों को वहीं तोड़ दिया था जहां वह अभी खड़ा था। रोशन, तुम ये सब क्या कर रहे हो? द्वारका गुस्से से फटने ही वाली थी। दिखावा करते रहो, तुम दिखावा करते रहो। रोशन ने दांत पीसते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं सकता? तुम पागल हो। द्वारका कांपते हुए बोली, जब तुम 27 वर्ष के थे, एक कामुक साधिका महिला से प्रेम करने के कारण तुम्हें पिछले संप्रदाय प्रमुख द्वारा संप्रदाय से लगभग निष्कासित कर दिया गया था। मैंने ही तुम्हारी मदद की थी। क्या तुम मुझे झूठा कहने की हिम्मत करते हो? क्या आपको इसके बारे में पता है? रोशन स्तब्ध रह गया। वह कामुक साधिका ही उसका पहला प्यार थी। हालांकि उस समय उसे पता था कि उसका फायदा उठाया जा रहा है, फिर भी वह उस उदासी से बाहर नहीं निकल पाया। द्वारका ही वह जगह थी जहां वह वेश्यालयों और अन्य मनोरंजन स्थलों पर गया, जहां उसकी मुलाकात अनगिनत कोमल और आज्ञाकारी युवतियों से हुई, जिसने अंततः उसे आगे बढ़ने में मदद की। हालांकि यह प्रक्रिया हास्यास्पद थी, लेकिन वास्तव में वह उसका एहसानमंद था। यह मामला हमेशा से उसकी कमजोरी रहा था, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। अब इस व्यक्ति द्वारा इसके बारे में बात करने से उसकी प्रामाणिकता की पुष्टि होती प्रतीत हुई। मुझे बहुत खेद है, मुझे दूसरी पार्टी द्वारा बार बार धोखा दिया गया है और मैं थोड़ा डरा हुआ हूं। दूसरे पक्ष की पहचान की पुष्टि करने के बाद रोशन को अभी अभी किए गए अपने रवैये को याद करके अचानक थोड़ी असहजता महसूस हुई। कुछ नहीं, बस इतना है कि विपिन बहुत चालाक है। चलो, इस बार तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूं। द्वारका ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। जैसा होना चाहिए। रोशन ने झट से सिर हिलाया। दूसरे पक्ष को आगे जाने देने के बाद उस पर हमला करने पर दूसरे पक्ष के मन में इस तरह का विचार आना स्वाभाविक था। दोनों हुक पकड़े हुए वह आगे बढ़ा। 2 कदम चलने के बाद ही उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। वह पीछे मुड़ने ही वाला था कि उसे पता चला कि बहुत देर हो चुकी है। छी! पीछे से एक अघोर चाकू सीधे उसके नितंबों में जा लगा। द्वारका, जिसका अभी अभी कुछ ही दूरी पर पुष्टि हुई थी, मुस्कुराते हुए देखा। माफ कीजिए संप्रदाय प्रमुख रोशन, मैं अब भी नकली हूं। बोलने के बाद उसने गुस्से में अपने हाथ से अघोर चाकू छीन लिया, मुड़ा और भाग गया। पलक झपकते ही वह पहाड़ी जंगल में गायब हो गया। आप! रोशन का शरीर कांप उठा और उसकी आंखें काली पड़ गईं। एक ही व्यक्ति द्वारा लगातार 3 बार धोखा दिया जाना एक बात थी, पैसे और सामान की ठगी होना दूसरी बात थी, लेकिन अब उसकी गांड में एक बड़ा छेद हो गया था। संप्रदाय के गुरुजी! तभी मीरा वहां पहुंच गई और उसकी शक्ल देखकर वह चिंतित हो गई और बोली, तुम्हें क्या हुआ? मैं। रोशन का चेहरा शर्मिंदगी से भरा हुआ था। उसने असहनीय दर्द सहा और मुड़कर कहा, मुझे थोड़ी चोट लगी है, कोई गंभीर बात नहीं है, मैं खुद ही संभाल लूंगा। इतना कहकर उसने अपने हाथ में पकड़े हुए दोनों हुक नीचे रख दिए और झटपट एक औषधीय गोली निकाली, जिसे उसने खा लिया। उसे स्वतंत्र रूप से चलते देख मीरा ने राहत की सांस ली और जमीन पर रखे उसके दोनों हुक उठा लिए। संप्रदाय के गुरु, मैं आपके हथियार को थाम लूंगी। रोशन ने सिर हिलाया। जैसे ही वह उसे सावधान रहने के लिए कहने वाला था, उसने देखा कि यह पवित्र कन्या खजाने को पकड़कर तेजी से भाग गई। धन्यवाद संप्रदाय प्रमुख रोशन, हथियार के लिए। आप
अब और रोक न पाने के कारण रोशन ने मुंह भर ताज़ा खून थूक दिया। उनकी बातें सुनकर विपिन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, चूंकि ऐसा है तो चलिए इसे पक्का कर लेते हैं। हम एक अस्थायी गठबंधन बनाएंगे। जब भी कोई खतरा आएगा हम एक दूसरे की मदद कर सकेंगे। इस जगह से जाने की बात करें तो अगर आप कुछ करना चाहें या कुछ छीनना चाहें तो हर कोई अपनी अपनी क्षमताओं पर भरोसा कर सकता है। ये तो स्वाभाविक है। सभी ने सिर हिलाया। यह उनके लिए सबसे अच्छा था। उन्होंने लाभ के लिए गठबंधन किया था और एक बार लाभ समाप्त हो जाने के बाद वे बिना किसी नैतिक बंधन के जो चाहे कर सकते थे। विपिन ने कहा, अंदर की स्थिति अज्ञात है। कैसा रहेगा, मैं पहले अंदर जाता हूं। जब मैं पुष्टि कर लूं कि कोई खतरा नहीं है तब आप सब आ सकते हैं। रुको, ऐसा नहीं है कि मुझे भाई शेखर पर भरोसा नहीं है, लेकिन चूंकि सबने इसे देख लिया है इसलिए हमें स्वाभाविक रूप से एक साथ ही अंदर जाना चाहिए। स्टार रिवर 6th लेवल के एक विशेषज्ञ ने आगे आकर अपनी जिम्मेदारी संभाली। बिल्कुल सही, आपको पहले क्यों जाना चाहिए। हम सब ने मिलकर इसकी खोज की है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें साथ साथ आगे बढ़ना चाहिए और साथ साथ पीछे हटना चाहिए। दूसरे स्टार रिवर 6th लेवल ने भी ठंडी फुफकार मारी। X1 विपिन ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडी मुस्कान झलक गई। उसने जानबूझकर 3 रंगों वाली भूमि का प्रकाश सक्रिय किया ताकि उन्हें इसी उद्देश्य से बाहर बुलाया जा सके। उसने तुरंत सिर हिलाया। ठीक है, चलो हम सब एक साथ अंदर चलते हैं, लेकिन पोर्टल छोटा है, एक बार में केवल 2 ही प्रवेश कर सकते हैं। तुम पहले जाओ और मैं बाकी लोगों के साथ तुम्हारे पीछे आऊंगा। अच्छा। स्टार रिवर के 6ठे स्तर के दोनों विशेषज्ञों ने एक दूसरे को देखा, अपने अपने हथियार निकाले, छलांग लगाए और दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। हम भी चलें। विपिन ने मुड़कर अभिवादन किया और बाकी लोग भी बिना किसी झिझक के एक एक करके अंदर चले गए। अनिश्चित समय तक प्रतीक्षा करने के बाद जब द्वारका और अन्य लोगों को लगा कि वे अब और छिपे नहीं रह सकते, तभी उन्होंने देखा कि पोर्टल अनायास ही हिलने लगा। किसी के प्रवेश करने का पता चलते ही संप्रदाय प्रमुख द्वारका की आंखें चमक उठीं और उन्होंने सभी को सिर हिलाकर अभिवादन किया। उनके हाथों में मौजूद हथियार धीरे धीरे ऊपर उठे और फूश की आवाज के साथ उन्होंने एक साथ आगे की ओर वार किया। पलक झपकते ही कृपाण ऊर्जा, तलवार ऊर्जा और शक्ति का एक विशाल प्रवाह उमड़ पड़ा, जिससे अभी अभी प्रवेश करने वाले 2 स्टार रिवर 6ठे स्तर के साधक आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि नवगठित त्रिरंगी भूमि में पहले से ही कोई घात लगाकर बैठा होगा। उन्होंने प्रचंड शक्ति का सामना करने के लिए जल्दी से अपनी हथेलियां ऊपर उठाईं। टकराना, उनकी छाती जकड़ गई और दोनों एक साथ पीले पड़ गए और ताज़ा खून थूकने लगे। एक ही झटके में 2 स्टेलर रिवर 6th स्टेज पीक कल्टीवेटर एक साथ घायल हो गए। ये जानते हुए कि वे और हमलों का सामना नहीं कर सकते, उन्होंने अपने पैर की उंगलियों को थपथपाया और दोनों तेजी से आगे बढ़े। पीछे हटना अब कोई विकल्प नहीं था। उनके पास खुद को तैयार करने और आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था, ये देखने के लिए कि उनके विरोधी वास्तव में कौन थे और क्या उनके पास जीत की कोई संभावना थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, बाईं ओर और दाईं ओर स्थित 2 महान गुरुओं ने एक साथ प्रहार किया, जिससे एक प्रचंड शक्ति उत्पन्न हुई जिसने घात लगाकर बैठे दल को भी कुछ हद तक प्रभावित किया। सुधीर, विक्रल सिंह उस शक्ति को महसूस करते हुए द्वारका और अन्य लोग पीछे हट गए। उनका हमला रुक गया और उन्होंने तुरंत उन 2 आकृतियों को पहचान लिया और अनजाने में कराहने लगे। द्वारका, स्टार रिवर के 6ठे स्तर के साधक सुधीर ने उसे पहचान लिया और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने सोचा था कि रोशनी देखने के बाद वे जल्दी पहुंच गए, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष उनसे भी तेज होगा और पहले से ही यहां उन पर घात लगाकर हमला कर रहा होगा। वूश वूश वूश, जैसे ही दोनों ने बात की, प्रकाश का द्वार फिर से झिलमिला उठा और शेष 10 लोग अंदर प्रवेश कर गए। द्वारका और पहले से मौजूद अन्य लोगों को देखकर उनके चेहरे पर सतर्कता के भाव प्रकट हुए। क्या तुमने नहीं कहा था कि विपिन आएगा और हमें उस पर घात लगाकर हमला करना चाहिए? उनके साथ क्या चल रहा है? प्रभा ने द्वारका की ओर देखा। वह इतना क्रोधित था कि मानो उसका गुस्सा फूटने ही वाला था। जैसे ही वे पहुंचे, उन्होंने खजाने की तलाश शुरू कर दी। अब तक वे काफी खजाना इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन उसने विपिन पर घात लगाने पर जोर दिया और कसम खाई कि वे उसका इंतजार जरूर करेंगे। अब देखिए, दूसरा पक्ष तो नहीं आया, लेकिन साधकों का एक बड़ा समूह जरूर आ गया। हालांकि इन लोगों की ताकत उनसे कम थी, लेकिन इनकी संख्या काफी अधिक थी। अगर वे एकजुट हो जाते तो भले ही उनके साथ भाई नवनीत जैसा गुरु होता, फिर भी शायद उन्हें आसानी से जीत हासिल न हो पाती।
मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी। द्वारका पूरी तरह से असमंजस में थी। पोर्टल में प्रवेश करने के बाद उसने अपनी शक्ति छिपा ली थी। तर्कसंगत रूप से त्रिरंगी ऊर्जा के प्रवाह के बिना यदि किसी को इसका पता भी चल जाता तो थोड़े समय के लिए ही सुरक्षा बनी रहती। उसे इतनी जल्दी इतने सारे लोगों के आने की उम्मीद नहीं थी। सबसे अहम बात यह थी कि विपिन बिल्कुल भी नहीं आया था। क्रोधित होकर द्वारका ने ठंडी सी आवाज में कहा, इस त्रिरंगी भूमि की खोज सबसे पहले हमने की थी। कृपया सभी लोग अभी वापस चले जाएं, ताकि अनावश्यक संघर्ष न हो। उनकी बात पूरी होने से पहले ही एक नाराजगी भरी आवाज सुनाई दी, खजाने तो गुणी लोगों के होते हैं। चूंकि हर किसी को ये मिल चुके हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से जो भी इसे पहले प्राप्त करता है, ये उसी के होते हैं। वूश! जैसे ही वह बोल रहा था, एक आकृति सबसे पहले आगे की ओर दौड़ पड़ी। हाँ, सही कहा, तुम कहते हो कि यह तुम्हारा है, और यह तुम्हारा ही है। मैं कहता हूं कि यह मेरा है। किसी को आगे बढ़ते देख बाकी लोग कैसे पीछे हट सकते थे। वे सभी एक साथ आगे बढ़े। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? द्वारका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग उसकी धमकी के बावजूद कुछ करने की हिम्मत करेंगे। उसने हाथ में पकड़ी अघोर चाकू को नीचे गिराया और आगे बढ़ते हुए व्यक्ति पर प्रहार किया। उसने अपनी पूरी ताकत इस प्रहार में लगा दी। कृपान की ऊर्जा पहुंचने से पहले ही वह हवा को चीरती हुई एक विशाल दरार पैदा कर गई। इस प्रहार की शक्ति के आगे स्टार रिवर के तीसरे या चौथे चरण की तो बात ही छोड़ी, यहां तक कि छठे स्तर के गुरु को भी अचानक इसका सामना करने पर 3 कदम पीछे हटना पड़ता। हालांकि सबसे पहले अंदर आने वाले व्यक्ति को अपनी चाल की खामी का एहसास हो गया था। उसने हल्के से हिलते हुए उससे चकमा दिया और अगले ही पल वह सामने घाटी में दौड़ पड़ा, जमीन से एक जड़ी बूटी उठाकर अपनी हथेली में ले ली और घनी झाड़ियों में गायब हो गया। ये तो भेष बदले हुए विपिन है। द्वारका की पुतलियां सिकुड़ गईं। अपने अघोर चाकू से इतनी अच्छी तरह परिचित होना और इतने नाजुक क्षण में आसानी से उससे बच निकलना, ये तो उसके सिवा कोई और नहीं कर सकता था। पीछा करना। द्वारका इस बात से क्रोधित था कि वह यहाँ घात लगाकर बैठा था, लेकिन दूसरे पक्ष ने बड़ी संख्या में लोगों को साथ लाया था, जिससे उनका ध्यान भटक गया और द्वारका को चुपके से अंदर घुसने का मौका मिल गया। उसने तुरंत उस दिशा का पीछा किया जहां वह व्यक्ति गायब हुआ था। जल्दी जाओ और खजाने ढूंढो। शेखर सिंह को सीधे आगे बढ़ते देख सुधीर, विकराल सिंह और बाकी सब समझ गए कि उनका मौका आ गया है। भला वे कैसे हिचकिचा सकते थे। पलक झपकते ही 1 दर्जन से अधिक लोग चारों दिशाओं में भाग गए। अगर 1-2 लोग तेजी से बाहर निकलते तो प्रभाव, रोशन और बाकी लोग उन्हें रोक सकते थे, लेकिन इतने सारे लोगों के एक साथ बाहर निकलने पर उन्हें कैसे रोका जा सकता था। पलक झपकते ही 7-8 लोग दर्जनों मीटर दूर घाटी में प्रवेश कर चुके थे। उनका पीछा मत करो, चलो जल्दी से खजाने की तलाश भी कर लेते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं बचेगा। ये जानते हुए कि अगर वे इन सभी लोगों को मारने में कामयाब भी हो गए तो भी बाद में और लोग जरूर आएंगे, रोशन निराश दिख रहा था। फिर भी वह चिल्लाए बिना नहीं रह सका और बाकी सभी के पीछे पीछे घाटी में दौड़ पड़ा। ये द्वारका बहुत ही अविश्वसनीय था। उसने 2 बार घात लगाकर हमला किया, कुछ हासिल नहीं किया और यहाँ तक कि उन्हें लगातार नुकसान उठाना पड़ा। घाटी में प्रवेश करते ही उन्होंने जो 1000 साल पुरानी जड़ी बूटियां अभी अभी देखी थीं, वे अब पूरी तरह से खाली हो चुकी थीं। स्पष्ट रूप से उन्हें पूरी तरह से तोड़ लिया गया था। रोशन जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता गया, उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता गया। वह आगे बढ़ता रहा और 2 मिनट से भी कम समय में उसकी नजरों के सामने एक समतल मैदान आ गया। ये लगभग आधा एकड़ के आकार का था, जिस पर कुछ बिना तोड़ी हुई जड़ी बूटियां छिटपुट रूप से बिखरी हुई थीं। 1000 साल पुरानी लिंग हुआ घास, 1000 साल पुराना मुखसियांगझी, 1000 साल पुराना कमल का पत्ता लाल। बस एक नजर पड़ते ही रोशन कांपने लगा। निस्संदेह यह एक औषधीय उद्यान होना चाहिए था। तोड़ने के बाद बचे हुए अवशेष शायद ही कभी बाहर दिखाई देते थे। जब ये पूरी तरह से भरा होता तो कितना शक्तिशाली रहा होगा। अगर वो बेवकूफ द्वारका न होता जिसने विपिन को मारने के लिए हमें इंतजार करवाया, तो ये सारी जड़ी बूटियां निश्चित रूप से हमारी होती। रोशन जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता गया, उतना ही ज्यादा उसका गुस्सा बढ़ता गया। अगर वे यहाँ आकर घात लगाने के बजाय तुरंत ही सामान इकट्ठा करना शुरू कर देते, तो अब तक उनके पास दूसरों द्वारा छोड़े गए सामान को उठाने के बजाय खजाने का एक बड़ा ढेर जरूर होता। अब से द्वारका की एक भी बात नहीं सुननी चाहिए। शिक्षक जी, यह क्या है? जब वह झुंझलाहट से भरी हुई बची हुई कुछ जड़ी बूटियां चुन रहा था, तभी अचानक मीरा की आवाज सुनाई दी।
रोशन एक पल के लिए थम गया, फिर जल्दी से ऊपर देखा। थोड़ी देर बाद मीरा की उंगली की दिशा का अनुसरण करते हुए उसने एक जड़ी बूटी देखी। ये पास की एक पहाड़ी चोटी पर उगता था, जो देखने में धूसर हरा रंग का लगता था। क्या ये स्वर्गीय नीली घास है? रोशन की पुतलियां उत्तेजना से भर उठी और सिकुड़ गईं। स्वर्गीय नीली घास? मीरा ने हैरानी से देखा। रोशन ने समझाया, यह एक अत्यंत अनमोल जड़ी बूटी है जो तारा नदी के 7वें चरण तक पहुंचने में बहुत सहायक होती है। अगर मैं इसे प्राप्त कर लूं तो शायद मैं वह अंतिम चरण पार कर पाऊंगा। ऐसी एक जड़ी बूटी तो खजानों से भरे पूरे बगीचे के बराबर है। हालांकि जड़ी बूटियों से भरा बगीचा खोने से वह बहुत दुखी था, लेकिन अगर वह इनमें से एक को तोड़ पाता तो यह निश्चित रूप से नुकसान की भरपाई कर देता।